नमस्कार दोस्तों कोई आपसे आज ये कह दे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति का कोई भविष्य अब नहीं बचा है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को ऐसा लगने लगा है कि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के आश्रय हर चुनाव के भीतर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल तो जाती है, लेकिन इस लाइन को अगर आगे खींचते चले गए तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या इस दौर में संघ इस बात को महसूस करने लगा है कि हिंदुत्व के नाम पर जो वोट चुनाव के भीतर मिलते थे अब उसकी उम्र पूरी हो चली है, या फिर यह कहे कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक बिसात अब कहीं ना कहीं इस मामले में थक हार चुकी है कि अब वो आरएसएस से टकराए, या फिर यह कहे कि आरएसएस के भीतर ही घमासान चकाचौकड़ी मचा दे, या फिर यह कहे कि इन दोनों परिस्थितियों के भीतर में दो तीन सवाल, खास तौर पे चुनावी जीत और आरएसएस यानी संघ का भविष्य, क्या इसी के आश्रय पहली बार सरसंघचालक मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर एक है कि पीएम मोदी की अपनी बिसात पर चल रही राजनीति आपस में आकर टकरा रही है? शायद ऐसा है नहीं, लेकिन भारत की देश की राजनीति के भीतर जब कभी भी आप चाहे जनसंघ को देखिएगा, चाहे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आपको हमेशा एक बात महसूस होगा कि आरएसएस से ज्यादा राजनीति करने की ताकत न तो जनसंघ के भीतर थी और न ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। यानी ये कहे कि संघ की बिसात पर, आरएसएस की बिसात पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी केवल एक मोहर भर है, और इसके लिए अतीत के चंद पन्नों को पलटना पड़ेगा और मौजूदा समय की सच्चाई को भी आपको समझना पड़ेगा, जो कि सियासी तौर पर अब भविष्य तलाशने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुकी है। और ये सारे सवाल कोई आज का नहीं होता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विंग से तब जाके टकराता है जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विंग के यानी राजनीतिक पंख के सामने कोई संकट आ जाता है, और उस संकट की घड़ी में भविष्य पर निगाहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की निगाहें होती है। शायद इसीलिए जिस हिंदुत्व के आश्रय और जिस हिंदुत्व के दायरे में और जिस राजनीतिक दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कदम बढ़ाती जा रही थी, उसमें सबसे बड़ा ब्रेक तो देश की जनता ने अयोध्या के भीतर चुनावी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दिया। और उत्तर प्रदेश जो एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पे जो चल रही थी, वहां पर बीजेपी की हार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मैसेज संघ को भी दे डाली कि जब वो योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है और योगी आदित्यनाथ इस दौर में दिल्ली से टकरा रहा है, तो फिर ऐसे में कमजोर इस दौर में कोई भी हो, सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। संदेश दो होती है। पहला संदेश ये होती है कि अब स्वयंसेवक हो या सरसंघचालक मोहन भागवत हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या विधायक हो, सबको हिंदुत्व चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ चाहिए। और सत्ता दिला पाने की ताकत आज के दौर में न तो आरएसएस के किसी चेहरे के भीतर है और न ही आरएसएस द्वारा खड़े किए गए किसी चेहरे के भीतर हो सकती है। खास तौर पर तब जब देश के भीतर हिंदुत्व को लेकर के बड़ी बहस सनातन और इस भारत देश के अलग अलग मंदिर के खोज के आश्रय बड़ी होती जा रही हो, तो फिर ऐसे में आज लगता है कहीं ना कहीं संघ के उस सियासत पन्नों को, उस राजनीतिक पन्ने को पलटना चाहिए, जहां पर इस बात को आप समझ पाएंगे कि सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का विरोध करना क्यों जरूरी होता है, और वहीं पर विपक्ष की भूमिका यहां पर क्यों गायब हो जानी चाहिए। इसके लिए काफी आपको दूर जाने की जरूरत होगी नहीं। ध्यान दीजिए, 1974 के समय में देवव्रत साहब उस समय आरएसएस के यानी आरएस के मुखिया हुआ करते थे, संघ प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को समझाया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, और समूचा आरएसएस उस समय जेपी आंदोलन को सफल बनाने में जुट गया था। अगर उस घड़ी को, उस पन्ने को अगर पलट के आज इस घड़ी में अगर सही नहीं मानते हैं, तो फिर याद कर लीजिएगा 2001 और 2002 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी। उस समय में स्वदेशीकरण का नारा लगाते लगाते आरएसएस ने, संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी का आर्थिक नीति का जिस अंदाज में विरोध किया, उसके भीतर स्थिति ऐसा आ गया कि उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को गद्दी अपनी छोड़नी पड़ी। और यह भी शायद भारत देश की राजनीति का एक अनूठा सच है कि स्वदेशी का जो जिक्र आरएसएस 2001-2002 के भीतर कर रही थी, उस समय तिकड़मबाजी वाली काम किया करती थी। एक और गोविंदाचार्य हुआ करते थे, दत्तो पंठेंगरी साहब थे,
मदन दास देवी होते थे, और उसी के जरिए, उन लोगों के जरिए बात निकल कर के आई थी कि इस भारत देश के भीतर इकोनॉमिक सुधार यानी आर्थिक रिफॉर्म जो हो रहा है वो कम से कम विदेशी पूंजी के आश्रय नहीं होनी चाहिए, और रणनीतिक तरीके से जो भी विदेशी पूंजी आ रही है उसको आपको नहीं अपनाना चाहिए। और करीब 20 साल बाद नहीं, बल्कि ये कहे कि 2014 के बाद इस भारत देश के भीतर में महज 12 साल बाद उन तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आती गई। पश्चिमी पूंजी के आश्रय इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी रिफॉर्म कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आरएसएस ने चुप्पी साध ली। क्या सच में कोई विचारधारा महज 12 साल बाद बदल जाती है? क्या संघ आरएसएस की राजनीतिक जरूरत अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के उस समय जो थी और मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो है, दोनों के बीच की राजनीति की महीन रेखा पर आज आपको चलना चाहिए। दोस्तों, एक बात और आप समझ पाएंगे कि वर्तमान समय में जो संघ की राजनीति है, जो आरएसएस की राजनीति है, उसके दायरे में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वह भी आता है। आने वाले समय में हिंदुत्व की कौन सी लाइन खींच दी जाएगी यह भी आता है। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ कौन से व्यक्ति, कौन से शख्स आने वाले समय में नए चेहरे के तौर पर सरकार को संभालेगा यह भी सवाल होता है। 3 चेहरे मौजूदा समय में हिंदुत्व को लेकर के देश के भीतर सामने खड़े हैं। एक चेहरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का है, और तीसरा चेहरा मोहन भागवत जी का है, यानी आरएसएस के यानी संघ सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन तीनों के आश्रय बीजेपी के भविष्य या संघ के आश्रय सियासी लकीर को खींचने की जैसे ही आप प्रयास करेंगे तो आपके सामने एक सवाल मौजूदा समय में तो जरूर आएगा कि क्या सच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हो सकते हैं? दूसरा सवाल आपके सामने होगा कि योगी आदित्यनाथ के प्रयोगशाला में सेंध इस देश की जनता यह कह करके लगा डाली कि आप अयोध्या के भीतर राम मंदिर चाहे बनाएं, लेकिन जनता से जुड़े हुए सवालों को आप भूले नहीं जो आर्थिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मॉडरेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ आगे कदम रखते हैं तो उसके बाद इस भारत देश के तमाम सारे मस्जिदों के भीतर तमाम सारे दरगाहों का जिक्र मंदिरों के आश्रय होना शुरू हो जाता है। मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है और इस दौर में मोहन भागवत एक लिबरल नेता के तौर पर देश के सामने नजर आने लगते हैं। तो आइए आज इसी पूरे उलझन को सुलझाया जाए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि खुद सरसंघचालक मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं, एक बार इसको देखा जाए। देखिए जरा। आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। आरएसएस के यानी सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदुत्व के उस मर्म को देश के सामने रखना चाह रहे हैं जिससे कि मौजूदा समय में जो हिंदू शब्द के नाम पर इस भारत देश के भीतर राजनीति की जा रही है उसको वो एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर सके। इस दौर में कोई चुनौती नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को, कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में अपनी उम्मीद और अपने आस और अपनी सत्ता को बचाए रखने का एक रास्ता होता है। दरअसल सरसंघचालक मोहन भागवत ने अगर एक के बाद एक आप ध्यान दीजिएगा तो दिसंबर के महीने से खासतौर पर या फिर कहे दिसंबर के महीने के भीतर ही वो काफी एग्रेसिव रूप में उस राजनीति सत्ता को चुनौती देते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या सच में ये चुनौती है? 19 दिसंबर आपको ध्यान होगा पुणे के भीतर सहजीवन व्याख्यान माला हो रहा है। वो वहां पर कहते हैं कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल ही में मंदिरों का पता करने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांग अदालतों तक पहुंची। इसके बाद वो 22 दिसंबर को कहते हैं धर्म महत्वपूर्ण है काफी,
ये अमरावती के भीतर उनका कहना था, धर्म महत्वपूर्ण है और उसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म के अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर इंसान को ले जाता है। इसी दिसंबर के महीने में सरसंघचालक मोहन भागवत ये भी कहते हैं, अयोध्या के भीतर राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग का ऐसा मानना है कि वो ऐसे मुद्दे उठा करके देश के हिंदुओं के नेता बन बैठेंगे। और 16 दिसंबर को उन्होंने पहले ही कहा था, जहां से बात की शुरुआत हुई, वो पुणे के भीतर कहा था कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे के भीतर गिर सकता है कभी भी। हर किसी ने इस दौर में माना कि दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सीख है, एक चेतावनी है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतोष है और संतोष को अपने साथ खड़ा करने की एक कवायद हर किसी ने इस दौर में ये माना। लेकिन जो आखिरी बयान मोहन भागवत का खुलकर के देश के सामने आया, उसमें उन्होंने खुल करके कहा कि हम अनादि काल से एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते आए हैं। अगर दुनिया को ऐसे रहना है तो फिर भारत को अपने अंदर सद्भाव रखना पड़ेगा और हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों से काफी लगाव है। लेकिन अगर हम उन भावनाओं के कारण हर दिन एक नया मुद्दा अगर सामने लाते हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। अब जरा खुद ही अब सोच करके देखिए कि आरएसएस सरसंघचालक तमाम हिंदूवादी संगठन के दायरे तले संघ की मौजूदगी और खासतौर पर उसके अपने प्रचारक जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, तो फिर आप ऐसे में कहेंगे ये अंतर्विरोध आखिर क्यों उभर करके आया, जिसका जिक्र भद्राचार्य जी ने किया। और भद्राचार्य की निकटता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है या फिर उन्हीं की बातों का जिक्र राम भद्राचार्य जी ने जिस तरीके से जिस अंदाज में किया, वो सीधे सीधे तौर पर सरसंघचालक मोहन भागवत को कटघरे में खड़ा करता है। भद्राचार्य जी की बात को जरा सुनिए, उससे पहले 2-3 बातें आपके मन में होना चाहिए। पहली बात तो यह कि संघ ने, आरएसएस ने इस दौर में मैसेज दिया कि वो संगठन को सुधारना चाहता है या फिर संगठन अपने हाथ में उसकी कमान लेना चाहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह खुद बनाएंगे और खुद ही बताएंगे कि यह अध्यक्ष होना चाहिए, यह अध्यक्ष बनना चाहिए। वहीं पे दूसरी बात एक है कि संगठन के आश्रय राज्यों के भीतर जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है, उसके भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह हस्तक्षेप करना बंद करे, क्योंकि वह संगठन का हिस्सा और आरएसएस की मौजूदगी इसीलिए होती है। तो क्या ऐसे में ये टकराव है? क्या ये सुधार है? क्या सत्ता को बरकरार रखने की पहल है, सोच है? और एक नई उम्मीद जो टूट रही है हिंदूवादी देश के भीतर लोगों के अंदर कि इस भारत देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिस्थितियां इस भारत देश के आम लोगों को मुश्किल हालात में डाल रही है और विपक्ष आर्थिक मुद्दों को लेकर के सक्रिय हो गया है और सक्रिय एक्टिव भी इस तरीके से हो गया है कि अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी तरीके की शख्स भी सब्जी मंडी के भीतर जाकर के भाव पूछ करके बताना चाहते हैं कि देखिए ये परिस्थिति इस भारत देश का आ गई। जो भरवनी में हुआ उसमें जो मौत हुई उसको भी लेकर के वो कटघरे में आरएसएस को, संघ को कटघरे में खड़ा करने से चूक नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे में कहते हैं ना कि अपने ही प्रचारक का विकल्प, अपना ही प्रचारक अगर बन जाए तो फिर क्या ऐसे में सरसंघचालक मोहन भागवत उस लाइन को और आगे खींचना चाह रहे हैं या फिर रामभद्राचार्य जो कह रहे हैं उसके भीतर सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए भी कहीं ना कहीं संदेश है कि आप प्रचारक के विकल्प के तौर पर प्रचारक को रखिएगा जरूर, लेकिन साहब यह एक तालमेल दोनों के भीतर कहीं ना कहीं बनाने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आना होगा। यानी ये कहे कि नरेंद्र मोदी का विरोध करे संघ और संघ का विरोध करे रामभद्राचार्य, और इन तमाम बातों के बीच उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातनी हिंदू को लेकर के एक नई पाठशाला खोलने की कवायद करते हुए आपको दिखाई दे जाए। पहले क्या होगा? पहले डॉक्टर रामभद्राचार्य जी को सुनिए जरा। मैं तो यही मानता हूँ जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसे भी हो, एकत्र होना चाहिए। पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहे। वो हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। सरसंघचालक मोहन भागवत केवल एक संगठन के प्रमुख है,
वो हिंदुओं के प्रमुख नहीं है, वो खुद को ठेकेदार हिंदुओं को ना समझे। कोई भी इस दौर में कह सकता है कि रामभद्राचार्य की ये बातें सरसंघचालक मोहन भागवत के खिलाफ, और मोहन भागवत द्वारा कही गई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति इस दौर में उस वोट बैंक को खोज रही है जो इस भारत देश के भीतर जाति की राजनीति के समानांतर बड़ी हो जाए, और जो इस भारत देश के भीतर 14% मुस्लिम तबका जो है उसको, या फिर कहे उसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने की परिस्थितियों को पैदा कर सके। तो क्या ऐसे में भारत देश की राजनीति के भीतर संघ की अपनी राजनीति सिवाय इसके कि वह हिंदूवादी संगठन के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के तमाम हिंदुओं को लेकर के और वैचारिक तौर पर भविष्य के भीतर जो भी सियासत साधी जाए, राजनीति साधी जाए, उसके भीतर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उसका अपना राजनीतिक पंख भी नजर आए, विंग भी नजर आए, और बार बार जब समाज के भीतर कोई दरार नजर आए तो आरएसएस संघ एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर सामने निकल कर के आए और कहना शुरू करे कि देश का रास्ता क्या होगा। क्या ये परिस्थिति संघ, बीजेपी और बाकी हिंदू संगठनों के भीतर काफी पैनी हो गई है? ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर सत्ता के साथ अब हिंदुत्व चाहिए, सत्ता के साथ मंदिर का जिक्र होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ जिस तरीके से उन्होंने बीते 10 सालों के भीतर देश में हिंदुओं को खड़ा किया, वह एक संदेश था कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, वह एक संदेश था कि हमें हिंदू नेता ही चाहिए और किसी मुस्लिम नेता की जगह भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं होगी। ये एक संदेश के तौर पर उभर करके देश के सामने आया, और ये संदेश जब डायलूट होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं, और योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य के भीतर चाहे वो बुलडोजर नीति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कटाक्ष हो, या फिर ये कहे कि सियासी तौर पर चुनावी हार उनके साथ जाकर जुड़ रही हो, सवाल दो इस भारत देश के भीतर बड़े होते जा रहे हैं। पहला सवाल ये सबसे बड़ा कि पहली बार विपक्ष की सियासत के यानी राजनीति के दायरे के भीतर आरएसएस यानी संघ और बीजेपी को एक समान रखते हुए ये बताने की कोशिश बार बार की जा रही है कि दोनों अलग नहीं हैं और दोनों राजनीति करने में काफी माहिर हैं। वहीं पर दूसरा सवाल इस भारत देश की जरूरत से जाकर जुड़ा हुआ है, जिस जरूरत पर कोई ध्यान देने की स्थिति में मौजूदा वक्त में नहीं है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आपस के झगड़ों को, क्या आरएसएस अपने आपस के झगड़े को, क्या हिंदूवादी संगठन अपने आपस के निजी लड़ाई को दिखाकर उस दिशा में लोग देखना ही बंद कर दे, उसका एक क्या डाइवर्सन करने का तरीका है? क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक के बाद एक जिस तर्ज पे वो निकलते गए, और महाराष्ट्र के बरबनी में उन्होंने जो सवाल उठाया देश के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, संघ के लिए बेचैन करने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो संदेश बहुत साफ है देश के भीतर कि स्थिति टकराव की विपक्ष और आरएसएस, विपक्ष और बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी यानी आरएसएस, ये तमाम सारे लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला। बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप, ठीक है? इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा। दरअसल राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से हमले संघ और भारतीय जनता पार्टी पर किया, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद या उसके लगातार उसके बाद हर चुनाव के भीतर जब निशाने पर आरएसएस को लिया है,
सवाल उसके बाद सच में ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान कर रहा है और आरएसएस के यानी संघ के स्वयंसेवकों को भी परेशान कर रहा है कि आखिर भविष्य क्या होगा। अगर एक चुनाव हार जाते, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर हार के बाद समूचे संघ को और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कटघरे में खड़ा करने से एक पल भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी चूके नहीं, विपक्ष चूका नहीं। आपको ध्यान होगा उसके भीतर कहते हैं ना कि ऑक्सीजन, हरियाणा के जीत और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन दिया है। शायद पहली बार भविष्य की राजनीति क्या होनी चाहिए और भविष्य के लिए अभी से वह कौन कौन से विकल्प होने चाहिए जिसके जरिए संघ और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल और इस तालमेल के आश्रय हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेकर के चलने की प्रक्रिया कैसे मथ दी जाए, उसकी एक शुरुआत है। और या फिर ये कहे कि उसकी वह एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है जिसके भीतर मोहन भागवत जिन तमाम बातों को कहते हैं, राम भद्राचार्य जिन उनको जिस रूप में कटघरे के भीतर खड़ा कर रहे हैं, और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी शाह की जोड़ी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सवाल हो, इन तमाम सवालों के दायरे में अगर डेवलपमेंट्स 3-4 डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुए अगर उनको समझेंगे तो और सारी बातें आपको साफ नजर आएगी। पहली परिस्थिति तो ये होती है कि गुजरात के भीतर एक बहुत बड़ा शिफ्ट संघ के जरिए करने का प्रयास जो लगातार किया जा रहा था, वहां पर जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री दिल्ली ने बना दिया या फिर नरेंद्र मोदी शाह ने बना दिया। वह अपने आप में बहुत बड़ा शिपमेंट जो है अब नजर आने लगा। यानी ये कहे कि उनका झुकाव संघ परिवार की तरफ हो गया, यानी सवाल भविष्य का होता है। और जो जानकारी निकल करके देश के सामने आई उसके अंदर साफ तौर पर यह बताया गया, चाहे पर वहां भूपेंद्र भाई पटेल साहब हो या CR पाटिल हो, वह भी अब शिफ्ट करने की दिशा में आ रहे हैं क्योंकि सवाल भविष्य का होता है। वहीं पर एक और सवाल होता है कि इस दौर में प्रवीण तिवारिया के साथ जो कई सारे संवाद अलग अलग तरीके से मोहन भागवत खुद बना रहे हैं, और उस सबके बीच खबर तो एक ये भी होती है कि नागपुर के भीतर मुलाकात नितिन गडकरी साहब के साथ भी प्रवीण तिवारिया की होती है। और भविष्य की रास्ता क्या होगा, इस चीज को हर कोई ढूंढना चाह रहा है, हर कोई तलाश कर रहा है। लेकिन एक सवाल मौजूदा समय में बार बार खड़ा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी PM मोदी सियासी समझौता, राजनीतिक समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और राजनीतिक समझौता अगर हो तो फिर वह उनके गद्दी के एवज में ना हो। यानी कि संगठन भी जो नया खड़ा करने की सोच में RSS सामने निकल कर के आ रहा है, उस RSS के साथ सहमति दिल्ली के बनानी होगी। दिल्ली की सहमति RSS के साथ होनी चाहिए। इसीलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन व्यक्ति होगा, वो मार्च से पहले सामने आएगा नहीं। संगठन का चेहरा और उसका स्वरूप क्या होगा, वह भी दिल्ली चुनाव के बाद ही इस बात पे बात होगी। क्या इन तमाम बातों के बीच कोई अब ये कैसा कह पाएगा कि सरसंघचालक मोहन भागवत कुछ नया बयान देंगे? आज आप लिख लीजिएगा, कोई भी बयान नहीं देंगे। इस दौर में हिंदूवादी संगठन संघ के ऊपर कोई हमला करेगा, वह भी स्थिति धीरे धीरे और कहीं ना कहीं तीखी होती जाएगी। क्या सच में इस समय में PM मोदी और अमित शाह की राजनीति उन स्वयंसेवकों और बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो असंतोष दिल्ली को लेकर के है क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं, तो क्या इस दौर में वो कुछ भी कहेंगे, कुछ बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो क्या ये मुलाकातों का सिलसिला जो देश भर के भीतर सरसंघचालक मोहन भागवत कर रहे हैं, उनके पास क्या इनपुट ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं जानी चाहिए हर हाल में, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं रहेंगे तो फिर बीजेपी की सत्ता पर आंच आ जाएगी, और बिना सत्ता के हम संघ को भी कैसे स्वीकार कर ले अगर ये सत्ता छिन गई जिसका भविष्य कई सालों साल तक नजर आ रहा था। यानी ये कहें कि विरोध है लेकिन सहमति भी जरूरी है, टकराव है लेकिन एक साथ चलना भी जरूरी है, बिखराव है लेकिन एकजुट होना भी जरूरी है। लेकिन इन परिस्थिति में पहला और आखिरी यही सवाल होता है कि RSS की राजनीतिक बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है, और इस राजनीतिक बिसात पर यानी जो प्यादा खुद को मान रहा है या प्यादे के तौर पे देख रहा है या खुद को जो वजीर मान रहा है, राजा मान रहा है, वह इस दौर में इस बात को मान करके चले कि सत्ता पर आंच हर हाल में नहीं आनी चाहिए और वोट बैंक किस रूप में बढ़ना चाहिए। उसके लिए कई बार महात्मा गांधी को भी नमन करना पड़े तो किया जाएगा, और सावरकर के खिलाफ जो कोई बोले उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। इस समय में गॉडसे को भी ध्यान किया जाएगा, याद किया जाएगा, और इस दौर में गुरु गोलवलकर
कि उस राजनीति को भी समझा जाएगा और देवव्रत साहब जैसे राजनेता पॉलिटिशियन जो सरसंघचालक होते हुए भी उन्होंने जेपी तक को, जयप्रकाश नारायण तक को भी अपने साथ ले लिया। इसको साधने के लिए कुछ नए राजनीतिक प्रयोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भीतर सेंध लगा करके उनको अपने साथ लाने के होने चाहिए। और इस कतार के भीतर दिल्ली से लेकर के बंगाल तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जो भी छत्रक आपके मन में, आपके जहन में आ रहा, मान लीजिएगा कि वही निशाने पर है और वही निगाहों के भीतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।